morning, class. Keep writing your attendance in the chat box. Good morning, class. Good morning, ma'am. क्लास अटेंडेंस लिखी है आप लोगों ने चैट बॉक्स में? मुझे सुन पा रहे हो? मैम बहुत स्लो है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? फिर से स्लो है? नहीं मैम ठीक है। नहीं मैम ठीक है। फाइन। लास्ट टाइम हम लोगों ने टॉपिक किया था एल्गोरिदम्स और उनके रूल्स। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। रूल्स कर लिए थे ना हमने? बोलो बच्चे। Yes, मैम कर लिए थे रूल्स। 9 थे टोटल। हाँ जी, किसी को डाउट तो नहीं है रूल्स में कि एल्गोरिदम लिखने के लिए क्या क्या हमने चीजें ध्यान में रखनी है? नहीं? नो मैम। हमने एक एग्जांपल की थी लास्ट टाइम एल्गोरिदम लिखने के लिए। इतना धीरे धीरे क्यों एक्सक्यूज बोलते हो मैम। मतलब? हाँ जी बच्चे बोलो। मैम वो ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? नविता दत्ता। ओके। इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लो सारे। आपको ना जो आपके टॉपिक्स है ना, कुछ बच्चे फाइनल ईयर में भी वही टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ क्योंकि आपका इसी की एडवांसमेंट आपकी 6 सेमेस्टर में आएगी सब्जेक्ट की, डाटा स्ट्रक्चर्स की। द सब्जेक्ट नेम इज एडीए, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स उनके जो है आपके जो बाद में आएंगे उनके शुरू में ही है, वो आपको ये चैनल हेल्पफुल होगा कि किसी भी टॉपिक को आप सर्च कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको मिल जाएंगे डेली के लेक्चर। फाइन। Today I'll be starting with firstly the example of an algorithm. Let it be the problem for my program is to find the largest number. ठीक है, या बिगर नंबर या लार्जेस्ट नंबर या स्मॉलर नंबर कुछ भी कह लो। ठीक है, द प्रॉब्लम इज टू फाइंड विच वन इज बिगर, लार्जर, बिगेस्ट, बिगर नंबर। बड़ा कौन सा है? Having two numbers with me, A and B. This is my problem. The need is to check which one is bigger. So, in terms of algorithm, firstly, I need to give the प्रॉब्लम अ स्पेसिफिक नेम। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को नाम देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दैट प्रॉब्लम कैन बी रीयूज्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आल्सो। किसी और प्रोग्राम के पार्ट में भी वो यूज हो सकती है, सेम प्रोग्राम के पार्ट में भी यूज हो सकती है। तो हम हमेशा कोई भी चीज को विदाउट नेमिंग नहीं लेते। तुम लोगों के नाम है, अगर इंसानों के नाम ही ना होते तो इतनी दुनिया में हमारी कितनी है, 130 करोड़ के बंदी है, लोगों को बुलाना मुश्किल था।
तो फॉर यूनिकनेस वी हैव टू नेम ईच एंड एवरीथिंग. हम लैब में पीसी पड़े हैं, मान लो 30 पीसी पड़े हैं मेरे पास. अगर हर पीसी को मैं नाम नहीं दूंगी तो मैं कौन से पीसी की बात कर रही हूँ, कैसे बताऊंगी? ठीक है. द सेम इज द केस विद कोडिंग ऑल्सो. हम कोडिंग्स कहते जरूर है कि 4 लाइन का कोड है, 5 लाइन का कोड है जिसमें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, लेकिन वो कौन सा पार्ट है? हो सकता है मुझे भी वही चाहिए. तो अब तुम मुझे कहोगे ये वाली 4 लाइनें थी. नहीं, वो नेम इटसेल्फ डिफाइन करेगा कि इसमें जितना कोड है वो सारा तुम्हारी रिक्वायरमेंट भी है. तो दैट इज व्हाई द वेरी फर्स्ट रूल एंड इज द मोस्ट एसेंशियल रूल इज टू नेम द एल्गोरिदम. तो यहाँ पे है बिगर का, तो लेट इट बी माय criteria is also to name it with the same problem. Bigger कह लो, largest कह लो, highest कह लो, कुछ भी नाम जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पर्पस डिफाइन करेगा उससे आप नाम दे सकते हो. अब बिगर किसका फाइंड करना है? I'll be having two numbers in the form of A and B. The problem is to find the bigger of two numbers A and B. Fine. So the very first step for writing an algorithm is you have to input the values of A and B. अगर मैं तुम लोगों को अभी बोलूं कि मेरे को बताओ A और B में से बड़ा कौन सा है, तुम सब चुप कर जाओगे क्योंकि A B आर सिंपली द करेक्टर्स. ठीक है. जब तक A B को कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तुम उनका बड़ा नंबर नहीं बता सकते कौन सा दोनों में से बड़ा है. तो सबसे पहले हमारा काम होता है इनपुट. हम इनपुट की जगह यहाँ पे आई कैन राइट रीड ऑल्सो, वाइस वर्सा. इनपुट रीड एंटर A एंड B कि सबसे पहले मुझे उनकी वैल्यूज प्रॉम्प्ट करो. ठीक है. इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, क्योंकि एल्गोरिथम सिंपली क्या है, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स. स्टेप 2. अब जब मेरे को ए बी की वैल्यू पता चल गई, मान लो मैंने ए में प्रॉम्प्ट किया 5, बी में प्रॉम्प्ट किया 7. नाउ क्या होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन बी. अगर ए में जो वैल्यू प्रॉम्प्ट की होगी, क्योंकि ये ग्रेटर क्या है, मैथमेटिकल सिंबल है, नॉर्मली हम मैथ्स में यूज करते हैं. ये कंप्यूटर स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, मैथ्स का सिंबल ही जो कंप्यूटर में भी सेम यूज होता है, उसका पर्पस भी सेम ही है. ठीक है. तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सिंपल इंग्लिश में मैंने कहा है कि अगर ए बड़ा होता है तो मुझे क्या करना है? आई हैव टू डिस्प्ले ए इज बिगर. अदरवाइज यहां पे मैं वर्ड अदरवाइज यूज कर सकती हूँ, और आई कैन ऑल्सो राइट सिंपली एल्स, क्योंकि इंग्लिश में भी इफ एल्स का मतलब वही होता है. एल्स डू दिस, हम कहते नहीं, इफ दिस इज पॉसिबल डू दिस, एल्स यू कैन डू दिस. एल्स इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, जरूरी नहीं इफ एल्स का कनेक्शन ही इसके साथ है. पर्पस उनका इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम ही होता है, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उसका पर्पस डिफाइन करते हैं. आई कैन यूज अ वर्ड अदरवाइज, आई कैन यूज अ वर्ड एल्स. ठीक है. एल्स the thing is to display B is bigger. Simply my problem is solved in one step. मैंने इनपुट करवाने के बाद मैंने सिर्फ चेक करना है उनका कंपैरिजन यूजिंग अ ग्रेटर सिंबल. सिंपली अगर तुम यहाँ पे लेस देन का सिंबल भी लेते हो, इफ A is less than B, सिंपली राइट यहाँ पे B is bigger, और यू कैन राइट A is bigger. एक ही चीज को लिखने के बहुत से तरीके हैं डिपेंडिंग ऑन द सिंबल यू आर यूजिंग. ठीक है. In step 3, I'll be writing end or stop. This is the problem written or solved in the form of an algorithm. क्योंकि ये हमें बेसिकली बताएगी मुझे कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है या कौन से स्टेप्स को एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है इन ऑर्डर टू मेक इट एग्जीक्यूटेबल. बट पहले मुझे उसका एक रफ आइडिया तो प्लान करना है. वो रफ आइडिया प्लान करने के ये टूल्स थे, एंड हम कहते हैं कि एल्गोरिथम इज द बेस्ट टूल. वो क्यों? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे मेरा कोई एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने ये सारा एल्गोरिथम लिख दिया, मान लो 100 लाइंस का एल्गोरिथम लिखा, देन आफ्टर डायग्नोसिंग द एल्गोरिथम, ठीक है, या आफ्टर अ केयरफुल इंस्पेक्शन ऑफ द एल्गोरिथम की व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टिल with the algorithm, so I can find that the 93rd step, between 93rd and 94th step there is a need of an additional step. 93rd and 94th statement may I missed one statement, so I can simply write it down, step 93.1.
उनका इंटरमीडिएट स्टेप कहीं पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, मैंने 1 से 100 तक स्टेटमेंट्स लिख दी, स्टेप्स लिख दी एल्गोरिदम के। अब मेरे पास जगह तो है नहीं इन बिटवीन, या तो एक तरीका दोबारा 100 स्टेटमेंट्स लिखूं, इतनी तो कोई भी फ्री नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, स्पेस इफेक्टिव होगा। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं, वी कैन डू दिस थिंग, इंटरमीडिएट स्टेप्स हम बना सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। आगे सारे बुक में हमने एल्गोरिदम से लिखने हैं, दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। आई होप तुमको आइडिया हो गया कि कैसे लिखना है, कि नेम लिखना पहले, सबसे पहले इन कैपिटल्स, देन गो फॉर द इनपुट। ये तुम सिंपली स्मॉल्स में भी लिख सकते हो, INPUT इनपुट। द वेरिएबल शुड बी इन कैपिटल A, यहाँ पे एंड को स्मॉल में लिख दो। फाइन। द वेरिएबल नेम्स, डिस्प्ले को छोटा कर दो। ठीक है, इस तरीके से। फाइन, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स है, जैसे मर्जी लिख दो। अंग्रेजी है, फिर भी मैं यही कहूंगी बच्चे, जितनी मर्जी बुक्स को आप स्टडी करोगे, एल्गोरिदम लिखने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने रूल्स जरूर लिखे हैं, बेसिक्स है, हमें नाम का एक होना चाहिए, स्टेप नंबर होने चाहिए, उसके बाद बीच में जैसी मर्जी इंग्लिश लिख दो, हर चीज वाइबल है एल्गोरिदम्स में। फाइन, मेन है कि उसका पर्पस, हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द पर्पस ऑफ द एल्गोरिदम शुड बी क्लियर। Fine, next I'll be today starting with the next tool, that is the flowchart. Flowchart is also one of the tools that is used to define the logic behind the program or the logic behind the problem. ठीक है, अब flowchart क्या है, I hope सबने पढ़ा होगा पहले ही सी में। Anyone? यस मैम। क्या होता है flowchart? बोलो बच्चे जल्दी। Ma'am, graphical representation of algorithms. Very good. Of It is a pictorial representation of ये data. साइज क्लिप को यूज करके शो करना होता है हमने इसमें। representation of the problem, graphical or pictorial representation of the problem या of the logic of the program। एक लॉजिक को डिफाइन करने, प्रोग्राम का जो लॉजिक है उसको एक ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में डिफाइन करना इज टर्म्ड एज फ्लो चार्ट। क्योंकि एल्गोरिदम में मैंने क्या कहा था, सिंपल, we make use of English like statements to solve the logic of the program या to represent the logic of the program। एल्गोरिदम में इसमें ग्राफिकल या पिक्टोरियल, जब यहाँ पे आ गया वर्ड ग्राफिकल या पिक्टोरियल, मींस आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ सम सिंबल्स। Here the use is of symbols to define the logic of the program। उन सिंबल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, we need to memorize, हमें उनको याद रखना पड़ेगा। मतलब एक रूल ये तो फिक्स हो गया कि अगर ऐसा सिंबल बना दिया, उसका पर्पस ऑटोमेटिकली ये है कि इस सिंबल से इनपुट ही जाएगी, इस सिंबल से मुझे डिसीजन लेना है, इस सिंबल से मुझे आउटपुट देनी है, इस सिंबल से मुझे कोई चीज कैलकुलेट करनी है। तो याद रखना है, जो कि एल्गोरिदम में नहीं था। तो दिस विल बी वन ऑफ द ड्रॉबैक्स। ठीक है, अब कुछ सिंबल्स थे, आई होप तुम लोगों को वो सिंबल्स याद होंगे। एनीवन? The symbols used for flowchart, the very first one, बोलो। Ma'am, diamond. सबसे पहले डायमंड पे आ गए। Start Ma'am, and terminal. स्टार्ट के लिए। Very good. The terminal symbols, you can also name it as start and stop symbol। Start and stop symbol। टर्मिनल सिंबल कह सकते हो, स्टार्ट स्टॉप सिंबल कह सकते हो, दोनों वन एट द सेम थिंग। मैं दोनों का नाम ये, मैं जरूरी है कि बुक में टर्मिनल लिखा है, बुक में स्टार्ट स्टॉप लिखा तो फिक्स्ड है। टर्मिनल मींस एंडिंग, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, तो फॉर दिस विल बी मेकिंग यूज ऑफ ओवल शेप। ओवल शेप होता ना, like this, I'll be making use of।
Fine. The next symbol. जब भी मैम flowchart पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल मैम चलो रेक्टेंगल लिखते पहले. Rectangle symbol. प्रोसेस का नहीं Very good. It is used for processing or for calculations. कोई चीज को कैलकुलेट करना है तो we will be making use of a rectangle symbol like this. Fine. The third symbol is symbol का नाम बोलो. हेलो बोलो बच्चे. मैडम एरो पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ही कहते हैं ना इसको. इंक्लाइंड रेक्टेंगल पता है. मैम ठीक है. पैरेललोग्राम मैथ्स का सिंबल है ये. पैरेललोग्राम. तो दिस इज यूज्ड टू डिफाइन द इनपुट एंड द आउटपुट स्टेटमेंट्स. Like this I'll be drawing. ठीक है. The fourth symbol is हाँ जी डायमंड मैम. मैम डिसीजन बॉक्स. डायमंड symbol, decision के लिए or मतलब. you can call it as rhombus. फॉर डिसीजन डिसीजन कह लो. वो तो डिसीजन के लिए होता है ना. rhombus RHOMBUS rhombus. ठीक है. It is used for taking a decision like this. Fine. The fifth symbol you will be using is arrow. It is used for showing the flow control, flow lines, or the control of flow chart. फ्लो चार्ट को कंट्रोल करने के लिए जिन लाइंस का यूज हो रहा है दे आर टर्म्ड एज एरो. फाइन. द नेक्स्ट इज सिक्स्थ. और क्या है. कनेक्टर. एरो सर्कल line with a circle. ठीक है. Like you will be simply using a line, then you will be drawing a circle at its end. ये क्या होता है जब हमारा कोई एक फ्लो चार्ट हाँ जी ठीक है. अलाइन विद अ सर्कल. जब हमारा फ्लो चार्ट एक स्पेसिफिक स्पेस में पूरा नहीं आता, सो इन ऑर्डर टू मूव इट टू नेक्स्ट स्पेस पार्ट ऑफ स्पेस, तो हमें क्या करना है उसको लाइन विद द सर्कल के साथ एंड करके देन अगेन नेक्स्ट लाइन के साथ कंटिन्यू करना ऑन द नेक्स्ट पेज. तो दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स. जैसे अगेन द सेम प्रॉब्लम जो मेरी लास्ट प्रॉब्लम थी, आई विल बी doing the same problem in the form of flow chart. Firstly, I'll be writing over here start, then I'll be drawing for next line arrow. उसके बाद क्या होगा, इनपुट आउटपुट के लिए क्या था, पैरेललोग्राम. मैं बिगर ऑफ 2 नंबर्स ही कर रही हूँ. ठीक है. आई विल बी टेकिंग इनपुट ए एंड बी. ए और बी को इनपुट कराओ, देन अगेन आई विल बी गोइंग फॉर
नेक्स्ट क्या था? बिगर Diamond. डायमंड का यूज, क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ decision whether if A greater than B, then I'll be going for 2 more arrows like this. बना लेना, ठीक है? आपको पता ही है जैसा फ्लो बनाना है वैसा बना लो. उसके बाद then again which symbol I need to use? अब क्या होगा? if A is greater than B तो क्या करना है? बोलो बच्चों. मैम rectangle. क्यों रेक्टेंगल? मैम मैम ये पैरेललोग्राम मैम. पैरेललोग्राम अगेन, क्योंकि that is a output statement. I'll be writing simply here print A is bigger. Again I'll be using a oval over here, print B is bigger. After that I'll be drawing the same line over here and I'll be doing a stop. ठीक है? ऐसे होता है. सेम प्रॉब्लम को आप एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख सकते हो, सेम प्रॉब्लम को आप फ्लोचार्ट की फॉर्म में लिख सकते हो. लेकिन यू नीड टू मेमोराइज दीज सिंबल्स, किस काम के लिए कौन से सिंबल्स का यूज होना है. अब द प्रॉब्लम इज you need to tell me the limitations or the drawbacks of flowchart. क्या ड्रॉबैक्स है फ्लोचार्ट के? एनीवन? सुन पा रहे हो मुझे? ड्रॉबैक क्या है? किसी को कमी दिखी फ्लोचार्ट में? मैम कॉम्प्लेक्स होता है, अगर जरा सी गलती तो मतलब पूरा फ्लो चार्ट रिकंस्ट्रक्ट करना. You can say it is more complex because of the symbols used. More complex because of the symbols used, or there is a need to memorize a symbol. That's why it's somehow complex. कह सकते हैं. Next. टाइम कंज्यूमिंग. Time consuming भी कह सकते हैं, क्योंकि besides doing the work, we need to draw the symbols first. और third, अगर कोई लेमन होगा उसको समझ नहीं आएगा. वो हो गया कॉम्प्लेक्स में ही हो गया. कॉम्प्लेक्स है तभी समझ नहीं आया, सिंपल होता तो समझ सबको आ जाता. एल्गोरिथम सिंपल है तो वो सबको समझ आएगा. कॉम्प्लेक्स वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस कि वो समझ आना मुश्किल है. जैसे हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स नहीं कहते, सिंपल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में यूज करो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स का, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. और मैम एरर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है बड़े फ्लो चार्ट्स में. ये तो हर एक के साथ ही होगा. और अपडेशंस डिफिकल्ट. मैंने एल्गोरिथम में अभी करके हटी हूँ कि मैंने कहा 93rd और 94th स्टेप में मैंने एक स्टेप मिस किया, तो सिंपली आई कैन राइट एट द एंड स्टेप 93.1. आई कैन डू द अपडेशन एनीवेयर. बट अगर मैं यही कहूँ कि मैंने एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम में एक स्टेटमेंट मिस कर दी, तो वेयर शुड आई ड्रॉ इट अगेन? अगर वही अपडेशंस बहुत सारे हों तो साइड बाय स्पेस भी ना हो, तो देयर इज अ नीड टू रीड्रॉ द एंटायर फ्लो चार्ट अगेन. ठीक है? तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि कोई इंसर्शन या कुछ डिलीशंस के साथ क्या होगा, वो फ्लो चार्ट बहुत ही, मतलब एक तरह से हम कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द फ्लो चार्ट with a lot of updations. So there is a need to redraw the entire flowchart again.
तो these are some of the limitations or the drawbacks जिसकी वजह से we prefer algorithms over flowchart in order to define the logic behind the program. Fine? Any queries? कोई query है तुम लोगों को? नो मैम. Fine. Besides this, ये chapter almost finished है. Some of the definitions you need to know. Variable क्या होता है? A named memory space that is used to hold a value. A named memory area. Variable वही होता है. जैसे मैंने variable जैसे शुरू में हम define करते हैं int a. It means we are defining a memory area with the name of a variable. This will be used afterwards. That is very important for you people to understand. मेमोरी को नेम करना. हम जब a लिखते हैं ना, int a का मतलब ये नहीं है कि a एक नाम डिफाइन हो गया. इसका मतलब एक मेमोरी को हमने नाम दिया. वो मेमोरी क्या है? हेक्साडेसिमल नोटेशन में होती है. हेक्साडेसिमल नोटेशंस पढ़े ना डिजिटल में हमने, काइंड ऑफ a b c 1 2 3 4 लेटर बी काइंड की वो मेमोरी लोकेशन है. हेक्साडेसिमल्स में उसका नंबरिंग की हुई है. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज द हेक्साडेसिमल नंबर इन टर्म्स ऑफ मेमोरी. उसको याद करना मुश्किल है, तो हम उसको रीनेमिंग करते हैं. तो जब हम लिखते हैं ना शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में इंट ए कॉमा इंट बी या इंट सम, it means we are naming three memory spaces, three different memory spaces randomly with the names of a. I'm renaming this memory with name a, this memory with name b, and somewhere other the memory with the name some that I'll be using afterwards. तो इनको कॉल करने के लिए, मेमोरीज को कॉल करने के लिए मैंने इनको नेम किया. तो वेरिएबल्स आर जस्ट द नेम्ड मेमोरी एरियाज. ठीक है. द सेम इज it can hold the values differently throughout the program. Different times पे different values hold कर सकते हैं, means the values may change. The same is with the constant. If I am defining a constant, so the value is fixed throughout the program. So these are some of the values. ये आपको वैसे भी सी में आने चाहिए, ये कहीं पे भी आपको पूछे जा सकते हैं. The next is the data types. May be asked about the data types. या आपने वैसे भी सेकंड चैप्टर में देख लेना. डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी. इंट, कैर, फ्लोट क्या डिफाइन करते हैं? द टाइप ऑफ वैल्यूज, रेंज ऑफ वैल्यूज दे कैन होल्ड. वैल्यूज है क्या और उनकी टाइप कैसी है? जैसे नंबरिंग है, करेक्टर्स है, या डेसिमल वाली है वैल्यूज, और कितनी रेंज, कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ पे एंडिंग है. It can hold. The data type defines these things. With this, I'll be completing my first chapter. जितना आपको पूछा जाता, पूछा आपको जितना मैंने बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स पूछे जाएंगे आपको. Then तुम्हारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में तीनों टर्म्स में कुछ भी पूछा जाता है. समटाइम्स दे मे आस्क अबाउट द डिफरेंस, समटाइम्स दे आस्क यू अबाउट द टर्म ओनली. यू हैव टू डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें टॉप डाउन अलग से पूछा जाएगा. हो सकता है कई बार बॉटम अप पूछा जाता है, कई बार आपको सिंपल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पूछी जाती है. द लास्ट इज फुल फ्लेज क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है. एक तो स्टेप्स का आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स. एक आपको सीधा आता है टूल्स दैट आर यूज टू डिफाइन या सॉल्व द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. तो उसमें आपको अगर टूल पूछ लिया तो दोनों एल्गोरिथम फ्लो चार्ट, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एल्गोरिथम फ्लो चार्ट की फॉर्म में, कई बार टूल्स की फॉर्म में आता है, और समटाइम्स दे सिंपली आस्क यू अबाउट द इंडिविजुअल एल्गोरिथम एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स और द लिमिटेशंस, काइंड ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं. तो ये आपको बेसिक सा उसके बारे में लिखना पड़ेगा. द सेम इज विद फ्लो चार्ट. फाइन. Now today I will be starting with you the next chapter, that is the chapter 2, Introduction to Data Structure. That is the main subject you will be dealing with. अब डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है? एनीवन?
नाम से डिफाइन है डाटा स्ट्रक्चर। क्या होता है, कोई बता सकेगा? मैडम डाटा का स्ट्रक्चर। हाँ जी, मतलब हम डाटा को किस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट और स्टोर किया गया है। वेरी गुड। Data का structure itself defines how the data are arranged. Their design. Arrange means the design. We are talking about the design. ठीक है? कई बारी हम डाटास को सिंपली एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं, कई बारी हायरार्किकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, उस फॉर्म में हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 टर्म्स। The data structure term means the organization of data in a specific format, yeah, in a specific representation is termed as data structure. Besides that, the data structure deals with the 4 things. First is the organization of data, how the data are organized. ऑर्गेनाइज मतलब जो मैंने कहा लीनियर या नॉन लीनियर वे में, एक के बाद एक मिलेगा या एक के बाद मल्टीपल्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड कैसा है, लीनियर नॉन लीनियर, आप पढ़ोगे फॉर्म्स इसकी, समझ लगे भाई। लीनियर नॉन लीनियर का मतलब, लीनियर मीन्स एक के बाद एक, आफ्टर वन एलिमेंट देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट, देन नेक्स्ट टू दैट देयर विल बी ओनली वन एलिमेंट, और समटाइम्स देयर विल बी नॉन लीनियर। जैसे तुम्हारा तुम लोग अपनी वो पेरेंट्स की हायरार्की बोलते हो, तुम्हारे एंसेस्टर्स क्या होते हैं, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद तुम्हारे great grandparents के बाद grandparents, then you will be having a parents and you people, all the your siblings। ठीक है, तो वो नॉन लीनियर फॉर्म में हो गया, क्योंकि आफ्टर वन एलिमेंट देयर विल बी मोर देन वन एलिमेंट आल्सो। जैसे आपके पेरेंट के 3, तुम लोग भाई बहन हो, ठीक है, तुम्हारे चाचू के 4 हैं, काइंड ऑफ, तो दैट विल बी अ नॉन लीनियर फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन कैसा उसका, द वेरी फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इट विल बी डीलिंग इज द असेसिंग मेथड। Assessing means how you have the access to that value, whether you have a direct access or you have to go through a linear manner in order to approach to a specific element। जैसे मेरे पास elements है 1 2 3 4 5, let it be I'll be having 5 elements। Can I directly assess the third element, or I have to go from first element to second, then I have to go to third element in order to assess that element? Assess कैसा है, got it? Sometimes the access is direct, sometimes we have to move from a list of elements in order to approach to a specific element। The next point is the degree of associativity, how they are associated to each other, whether single element is having only one left and one right element, or it is having access to only one right element, not to the left element। ये आप पढ़ोगे, लिंक लिस्ट में आओगे ना, तो इसमें आप पढ़ोगे कि एसोसिएशन इज ओनली टू द नेक्स्ट एलिमेंट, नॉट टू द प्रीवियस एलिमेंट। फॉर एरे यू हैव बीन असेस फॉर अ सिंगल एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 की बात ही करूँगी, 1 2 3 4 5, दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे में क्या होता है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड एलिमेंट, then third element is associated to second as well as to the fourth element because they are their neighboring elements। ठीक है, उसका असेस उसके साथ होता है, हम थर्ड से सेकंड को भी अप्रोच कर सकते हैं, थर्ड से फोर्थ को भी। ठीक है, द सेम इज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक लिस्ट, देन द 1 इज एसोसिएटेड टू 2, then 2 is associated to 3, 3 is associated to 4, 4 is associated to 5, in a forward manner or in a backward manner depending on the type of linked list you are creating। The same is with your ट्री फॉर्मेशन, जो मैंने हायरार्की की कही है। एसोसिएशन क्या होती है, जैसे आपके पेरेंट्स के 3 बच्चे थे, मैंने आपको कहा कि चाचू के 4 बच्चे हैं, तो तुम्हारे पेरेंट्स का एसोसिएशन किसके साथ है, 3 लेवल्स तक, तीनों बच्चों के साथ एसोसिएशन है, उनकी डिग्री 3 की हो जाएगी। तुम्हारे चाचू के 4 बच्चे, तो उनकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन 4 की हो जाएगी। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितने एलिमेंट्स के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, फोर्थ इज प्रोसेसिंग alternatives for information। ठीक है,
how you can assess the information of the element. Either you can have a direct assess, सिर्फ एक ही फॉर्म है उसको assess करने का, कि एक से ज़्यादा फॉर्म है, ठीक है. Some of the data structures you can assess the element only in a single manner. एक ही तरीके से आप उस एलिमेंट तक पहुंच सकते हो. For some of the data structures you can have the access to a single element in a number of ways. तो कितने तरीके हैं आपके पास उस इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए. Got it? The 4 points that deals with data structure. इन 4 points के ऊपर हमारा डिसीजन होता है कि we have to organize our elements in which data structure depending on the need. हमें उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हमें उसको असेस करना है, उसकी एसोसिएशन कितनी होनी चाहिए, उसके कितने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है. डिपेंडिंग ऑन दीज वी विल बी हैविंग सम ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक array. If I'll be talking about arrays are linear data structure, the very first data structure. टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है. मैं इसके बाद इसको दोबारा इलेबोरेट करूंगी, पहले मुझे इसको एक फॉर्मल वे में स्टार्टअप करने दो. टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में द वेरी फर्स्ट इज द एरे. एरेज आर लीनियर, पढ़े हुए हैं एरेज, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स अरेंज्ड in a linear manner. Yeah, arrays are the data structures that are arranged in a linear manner. कुछ भी कह सकते हो, ठीक है. It is a homogeneous collection of elements. Homogeneous क्या होता है? Same. कहने का मतलब है if I'm talking about 5 elements A, B, C, D, E, the data type of all these 5 elements will be same and they are stored one after the other. That's why I'm saying na if in a linear manner या in consecutive memory, homogeneous collection of elements stored in consecutive memory locations. यही होती है एरे की डेफिनेशन. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन. कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस का मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5 एलिमेंट्स A, B, C, D, E, then consecutive memory location means if let it be A is stored at memory location 10, then if the data type is of int, of these elements is int, हमें पता है int क्या स्टोर करता है, 2 bytes of memory होता है. Then B will be stored at 12, C will be stored at 14, then 16, then 18, then 20 and so on. These are the memory locations na array will be using to store the elements. Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes. ठीक है. So this is a data structure in which the elements are stored in a linear manner and we can